किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। सब्ज चारे पर लाइफ स्टॉक फार्मिंग करना और उससे मुनाफा हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम है। यही वजह है कि दुनिया भर में अब लाइफ स्टॉक फार्मिंग साइलेज, है या टोटल मिक्स राशन पर मुंतकिल हो चुकी है। हमारे जानवर 75% से ज्यादा भूख का शिकार हैं, इसीलिए उनकी पैदावारी सलाहियत भी कम है। चारे की कमी को पूरा करके हम अपने जानवरों की पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं और ये कमी सिर्फ साइलेज की सूरत में ही पूरी हो सकती है। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी साहिवाल नस्ल की गाय 15 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है, मगर हमारे यहाँ इसकी एवरेज दूध की पैदावार सिर्फ 5 लीटर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ दूध महंगा भी है और खालिस दूध तलाश करना इंतहाई मुश्किल काम है। आज का प्रोग्राम मैकेनिकल तरीके से साइलेज बनाने के बारे में है, यानी मशीनों से साइलेज कैसे बनाना है। हम किसानों को बताएंगे कि साइलेज कैसे तैयार करना है और किन किन फसलों से साइलेज बनाया जा सकता है। इसके अलावा हे के बारे में भी किसानों को बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि किन किन फसलों से, किन किन चारों से हे बनाई जा सकती है। इसके अलावा जदीद चारा टोटल मिक्स राशन भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे किसानों और कारोबारी हजरात से जो ये कारोबार बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। साइलेज का इस्तेमाल कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में कामयाबी की जमानत समझा जाता है। बड़े पैमाने पर लाइफ स्टॉक फार्मिंग उसी वक्त ही मुमकिन है जब जानवरों की फीडिंग का निजाम कम से कम सेमी ऑटोमेटिक हो। हर रोज खेतों से चारा काटना, ट्रांसपोर्ट करना और फिर कुतर कर जानवरों को डालना इंतहाई मुश्किल काम है, जो बास औकात मौसम खराब होने के बायस नामुमकिन भी हो जाता है। अगर आप फार्म पर साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो साल में सिर्फ 2 मरतबा मकई कुतर कर इसका साइलेज बनाएं और बिल्कुल तैयार खुराक बंकर से निकालकर जानवरों को डाल दें। यानी साइलेज की इजाद के बाद लाइफ स्टॉक फार्मिंग इंतहाई आसान हो चुकी है। ऐसे चाराजात जिनमें नमी की मिकदार 60% से जायद हो, उनको कुतर कर ढेरी लगा दी जाती है और उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी गलने सड़ने का अमल। मौसम गर्मा में 20 से 30 दिनों में इससे साइलेज तैयार हो जाता है, जबकि मौसम सरमा में 30 से 40 दिन लगते हैं साइलेज की तैयारी में। आइए आपको बताते हैं कि किन किन फसलों से साइलेज तैयार किया जा सकता है। आमतौर पर मोटे तने वाली फसलें जिनमें नमी की मिकदार 60% से ज्यादा हो, जैसा कि जवार, मकई, बाजरा, नेपियर ग्रास वगैरह, इनसे साइलेज बनाया जा सकता है। अच्छे साइलेज की तैयारी के लिए जरूरी है कि फसल में नमी की मिकदार 65% के करीब हो, जबकि बारीक तने वाली फसलें जैसे रोड्स ग्रास, बरसीम, लूसन, जई, गंदम, बाजरा वगैरह, इन फसलों को खुश्क करके हे तैयार की जा सकती है। हे की तैयारी के लिए जरूरी है कि कटे हुए चारे को इतना खुश्क किया जाए कि नमी की मिकदार 10% तक आ जाए। साइलेज को एयर टाइट कंडीशन में रखा जाता है, यानी एनारोबिक कवरिंग की जाती है, जबकि हे को एयर टाइट नहीं किया जाता, इसे एरोबिक कंडीशन फ्राहम की जाती है। इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा कामयाब साइलेज मकई का साइलेज है। इसकी प्रोटीन वैल्यू 6 से 8%, जबकि खुश्क मवाद की मिकदार 65 से 70% होती है और इसमें काबिले हजम फाइबर की मिकदार भी दीगर चारों की निस्बत काफी ज्यादा होती है। इसलिए कमर्शियल डेयरी फार्म्स की अवलीन चॉइस मकई का साइलेज ही होता है। मकई का साइलेज बनाने के अखराजात भी दीगर फसलों के साइलेज से कम होते हैं। मकई की फी एकड़ पैदावार भी 4 से 500 मन होती है और साल में 2 फसलें काश्त की जा सकती हैं, मौसमी मकई और बहारिया मकई। यूं 1 एकड़ से एक साल में 1000 मन से ज्यादा साइलेज हासिल किया जा सकता है, यानी 1 एकड़ मकई के साइलेज से 5 से ज्यादा जानवर बआसानी पाले जा सकते हैं।
मकई का साइलेज बनाने के 4 बुनियादी मराहल हैं और हर मरहला इंतहाई अहम है। सबसे पहले मकई की फसल की जांच करना होती है कि क्या नमी और खुश्क चारे की मिकदार पूरी हो चुकी है। दूसरे नंबर पे फसल की कटाई की जाती है। तीसरे नंबर पे फसल की कुतराई होती है और आखिर में फसल को कवर करना, स्टोर करना और ढांपना होता है ताकि इसमें फंगस पैदा ना हो। आइए आपको चारों मरहलों के बारे में तफसील से बताते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का साइलेज बनाने के लिए जरूरी है कि इसमें नमी और खुश्क मवाद का खास ख्याल रखा जाए। इसमें 35% तक खुश्क मवाद जबकि 65% तक नमी होनी चाहिए। और ये आपको मालूम कैसे होगा कि ये नमी और खुश्क मवाद पूरा हो चुका है? इसका एक आसान सा फार्मूला है कि इस दाने को अपने नाखून से दबाएं और अगर इसमें से लिक्विड निकल आए तो इसका मतलब है कि ये छल्ली अभी कच्ची है, और जब लिक्विड ना निकले तो ये छल्ली तैयार हो चुकी है। यानी इस छल्ली का दाना मिल्क लाइन जो है वो आधे से ज्यादा पक चुकी होनी चाहिए। ये छल्ली अभी साइलेज के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिक्विड ज्यादा है, इसे कम से कम 1 से 2 हफ्ते मजीद चाहिए खुश्क होने के लिए। मकई की तैयार फसल को हार्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। लेबर से कटाई करवाकर स्टेशन चॉपर से कुतरवाई करवाना और दूसरा तरीका खुदकार मशीन से कटाई करवाना जो खुद ही मकई कुतर कर ट्राली में डालती है। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मकई के कुतरे का साइज 1 इंच से कम होना चाहिए। मशीन में कर्नल क्रैकर यानी दाने तोड़ने का मुनासिब इंतजाम मौजूद होना चाहिए। दाना ना टूटने की सूरत में जानवर इसे हजम नहीं कर पाता। साइलेज को 3 मुख्तलिफ तरीकों से स्टोर किया जा सकता है। साइलेज की बेल बनाना, साइलेज को बंकर में तैयार करना और तीसरा और सबसे सस्ता और आसान तरीका साइलेज की हीप बनाना, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। हीप के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस जगह पे आपने साइलेज की ढेरी लगानी है वो दीगर जमीन से 1 से 2 फुट ऊंची होनी चाहिए ताकि बारिश की सूरत में वहां पानी ना खड़ा हो। ये जिस जगह अब हम मौजूद हैं ये जगह दूसरे इलाके से या दूसरी जमीनों से 1.5 फीट ऊंची है। इस ऊंची जगह पर प्लास्टिक की शीट अच्छी तरह बिछाई जाएगी और उसके ऊपर नमक का छट्टा दिया जाएगा। नमक फफूंदी को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। इस प्लास्टिक शीट पर साइलेज इस तरह बिछा दिया जाएगा कि उसके ऊपर ट्रैक्टर से अच्छी तरह लिपाई हो सके, और ये लिपाई इतनी करनी है कि यहाँ ऐसे आपका हाथ नीचे जाना बंद हो जाए, इतना सख्त हो जाए कि इसके अंदर मौजूद तमाम हवा निकल जाए, यानी ऑक्सीजन अंदर से खत्म हो जाए और अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो भी खत्म हो जाएं। और उसके बाद इस हीप को प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह कवर कर देना है, कोई भी हिस्सा नंगा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद मट्टी से इसकी लपाई हो जाएगी और 25 से 30 दिनों में ये साइलेज बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपकी जेब इजाजत देती हो तो आप इसके ऊपर इनोकुलेंट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा और साइलेज 1 माह की बजाय 20 दिन में तैयार हो जाएगा और उसकी फर्मेंटेशन भी ठीक होगी। और प्रोबायोटिक्स यानी इनोकुलेंट प्रोबायोटिक्स है और प्रोबायोटिक्स की वजह से इसमें बैक्टीरिया की पैदावार भी ज्यादा होगी। इस वक्त मार्केट में 3 तरह का साइलेज फरोख्त हो रहा है। 60 से 80 किलो की छोटी बेल, जबकि 1 टन यानी 1000 किलो की बड़ी बेल, और इसके अलावा छोटे किसान खुला साइलेज भी मुख्तलिफ इलाकों से लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। साइलेज का कारोबार अब पाकिस्तान में इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, जिसका पे बैक पीरियड सिर्फ 2 से 2.5 साल है, जबकि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी शरह मुनाफा 30 से 40% के दरमियान है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ये तमाम बिजनेस फिजिबिलिटी बताई जाएगी और आपकी मुलाकात करवाई जाएगी चंद कामयाब साइलेज का कारोबार करने वाले अफराद से।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में आमतौर पर छोटे किसान बरसीम, लूसन, जवार वगैरह का सब्ज चारा जानवरों को खिलाते हैं, जो 2 से 4 घंटे में पेशाब की सूरत में जानवर के पेट से निकल जाता है और वो जिस्म का हिस्सा भी नहीं बन पाता। इसके बरक्स अगर जानवरों को साइलेज खिलाया जाए तो इसमें खुश्क मवाद की मिकदार 40 से 50% होती है, जो पेट में 8 से 10 घंटे तक रुकता है और जानवर की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है। सब्ज चाराजात में खुश्क मवाद की मिकदार कम जबकि पानी की मिकदार ज्यादा होती है, जो जानवरों को मुख्तलिफ मसाइल जैसे बदहजमी, पेचिस, स्मोक फीवर जैसी बीमारियों में मुब्तला कर देती है। इसलिए अगर सब्ज चारे की बजाय इसका साइलेज या हे बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो जानवरों की पैदावारी सलाहियत को कम खर्च में बढ़ाया जा सकता है। सब्ज चारा हर रोज काटना पड़ता है, जबकि साइलेज एक वक्त में ही काट कर रख लिया जाता है और बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। मकामी जरूरत पूरी करने के साथ साइलेज अब पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, यानी ये बहुत अच्छा बिजनेस बन चुका है। साइलेज का कारोबार करने वाले एक बड़े कारोबारी हजरात इंतजार हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस बिजनेस के बारे में मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि पाकिस्तान से सालाना कितना साइलेज एक्सपोर्ट होता है? तकरीबन 40,000 से 50,000 टन जो है ना, वो साइलेज यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जो दुबई और कतर, मलेशिया यानी कि बाहर की कंट्रियाँ जितनी भी हैं उनमें जाता है 40 से 50,000 टन। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेड है या अनडॉक्यूमेंटेड है? किस तरह जाता है? ये किसान तो नहीं भेज सकते? किसान नहीं भेज सकते, ये बेसिकली जो वहाँ के होते हैं रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, वो खुद भी बुकिंग करवा लेते हैं बाज़ औक़ात, और जो कंपनियाँ जहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और साइलेज से रिलेटेड है उनको ऑर्डर बुक करते हैं और फिर वो साइलेज हमारा यहाँ से वहाँ चला जाता है। इंतजार से बड़ा अच्छा बिजनेस है। ये बताएं कि अगर आम बंदा ये करना चाहे तो फी एकड़ अखराजात और मुनाफा जरा बताएं कितना आ सकता है? फी एकड़ पे मशीनरी का और टोटल खर्चा 1,25,000 एक्सपेंस आ जाते हैं, और अगर वो आगे सेल करे तो उसे 1 लाख रुपए की प्रॉफिट आ जाएगी। टोटल प्रोडक्शन कितनी है फी एकड़? फी एकड़ तकरीबन 350 मन, यानी कि टोटल 400 मन है। 50 मन आप वेस्टेज निकाल लें, 350 मन जो है ना वो जेन्युइन आपकी कास्ट आएगी। ठीक है, 350 मन साइलेज बनेगा और ये साइलेज जो है तकरीबन 2.25 लाख का बिकेगा, और जिसमें से 1 लाख आपका मुनाफा है और 2.25 लाख के करीब आपका फी एकड़ अखराजात। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान में इस वक्त कितना ये कारोबार हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहा है साइलेज का, और ये एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हर बिजनेस में। इस साइलेज के बिजनेस की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आमतौर पर फेस करनी पड़ती है? इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो ड्राई मैटर और मॉइस्चर का आता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी क्वालिटी की पॉलीनेंथ लगाई जाए, अच्छी क्वालिटी की जाली लगाई जाए, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। जी इंतज़ार साहब, बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो जैसा इंतज़ार ने बताया कि आपको 2 जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करना है। इसका मॉइस्चर मेंटेन करना है जो 35 और 65 के रेशो से होना चाहिए। इसमें 65 नमी की मिकदार है और 35 इसमें ड्राई मैटर कम से कम होना चाहिए, 40 तक भी ठीक है। साइलेज बनाने और इस्तेमाल करने से कबल इसके पूरे प्रोसेस को समझना जरूरी है, और उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं और उनका क्या काम है। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां बड़ी मशीनों से साइलेज बनाया जा रहा है। आइए आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं। अगर मैकेनाइज्ड साइलेज बिजनेस की बात करें तो इसमें कंबाइन हार्वेस्टर सबसे अहम है, जो मकई की फसल को काटता है और साथ में कुतरता भी है। इसके अलावा साइलेज बेलर जो कटे हुए चारे की बेल बनाता है। पाकिस्तान में 2 इकसाम के साइलेज बेलर आम हैं, 90 किलो की बेल बनाने वाला साइलेज बेलर और 1 टन का साइलेज बेलर जो 1000 किलो की बड़ी बेल बनाता है, जिसे आमतौर पर कमर्शियल डेयरी फार्म्स पर इस्तेमाल किया जाता है। छोटे साइलेज के सेटअप के लिए ट्रैक्टर से चलने वाला मकई मूवर और स्टेशन चॉपर जो एक जगह फिक्स होता है, और इसमें लेबर हाथों से मकई लगाती है और इसका कुतरा बनाया जाता है। चारा कुतरने वाले आम टोके और मकई कुतरे वाले टोके में फर्क सिर्फ कर्नल क्रैकर का होता है। मकई कुतरा करने वाले चॉपर में दाना तोड़ने वाला क्रैकर लगा होता है जो मकई के दानों को तोड़ देता है।
साइलेज के कारोबार में सबसे ज्यादा महंगी चीज साइलेज की मशीनरी है और साइलेज की मशीनरी रेंट पर भी दस्तयाब होती है। साइलेज के कारोबार में रेंट की मशीनरी एक बड़ा सेगमेंट है जिससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मशीनरी रेंट पर देने वाले एक कारोबारी साहिब उमर बशीर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कारोबार है क्या और इसमें कितना मुनाफा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि सीजन में आप एक मशीन के साथ कितना रकबा काट लेते हैं और फी एकड़ कितने पैसे देते हैं? जी, मशीन के साथ जो हम एक पूरे सीज़न में तकरीबन एक जो मशीन है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 250 से 300 एकड़ की है। 250 से 300 एकड़ एक मशीन अपना सीज़न में इजीली अपना सीज़न कंप्लीट कर सकती है। और उसका जो हम चार्ज करते हैं वो पर एकड़ के हिसाब से होता है, जिसके अंदर हम सर्विसेज देते हैं फार्मर को कि उसको फील्ड से बंकर तक सैलेज डिलीवर करके और प्रेस करके देना होता है। फार्मर की काफ़ी सारी जो टेंशन है वो ख़त्म होती है। जो हम इसका पर एकड़ का चार्ज करते हैं वो 26,000 करते हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो एक मशीन इजीली 10 से 1,000 रुपया अपना निकाल देती है एक एकड़ में से। और अगर 300 एकड़ पे मल्टीप्लाई करें तो 2 से 30 लाख रुपया एक मशीन इजीली एक सीजन का निकालती है। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि एक साल में आप 2 सीजन लगाते हैं। जी जी, यानी 60 लाख रुपया एक साल में ये मशीन कमाती है। बिल्कुल ऐसे है। ये बताएं मशीन आती कितने की है? मशीन की अब जो प्राइसेस है काफ़ी हाई चलेगी। पाकिस्तान में 2 मॉडल जो है ना इम्पोर्ट हो रहे हैं, एक न्यू हॉलैंड का और एक क्लास का है। जो क्लास है वो थोड़ी एक्सपेंसिव जा रही है, वो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक मशीन जा रही है। और जो न्यू हॉलैंड का मॉडल है वो 1 करोड़ और से लेके 50 लाख तक 1 करोड़ 50 लाख तक न्यू हॉलैंड का मॉडल जा रहा है। अटैचमेंट उसके साथ डायरेक्ट कटर किया। अच्छा चलें, अगर हम ये सपोज कर लें कि 1.25 करोड़ रुपए की एक मशीन है, तो इसके अलावा जो ट्रैक्टर और ट्राले वगैरह हैं उनकी क्या कॉस्ट है? ये बिजनेस एक वाइड ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें 2 चीज़ें लाजमी चाहिए। ये नहीं कि हम खाली इसमें मशीन अपनी चला लें, नहीं, हमें साथ ट्रैक्टर ट्रॉलीज लाजमी चाहिए। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो अगर हम 2 भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज अरेंज करें एक मशीन के साथ, जिसमें यह है कि कम से कम 3 ट्रैक्टर ट्रॉलीज होनी चाहिए। उसमें यह है कि हमें तकरीबन कोई 70-80 लाख की जो है वो अमाउंट चाहिए साथ अटैच करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलीज को। अगर अपने यहाँ परचेज करना चाह रहे हैं तो 70-80 लाख में जो है वो परचेजिंग होगी। यानी 2.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो एग्जैक्टली 2 से 2.25 साल में पूरी हो जाती है। यानी इस बिजनेस का पे बैक पीरियड जो है वो 2.25 साल है। बिल्कुल ऐसे है। और इस हिसाब से अगर इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखें तो वो तकरीबन 40% बनता है। बिल्कुल ऐसे 40% सालाना मुनाफा किसी और कारोबार में किसी में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है अब तक। अच्छा ये बताएं, अभी तक हम हीप साइलेज की बात करें या बंकर साइलेज की बात करें, अगर हम बेल साइलेज की बात करें तो उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड हो जाता है जिसे हम बेलर कहते हैं। और बेलर छोटा 1 टन वाला और 60 से 90 केजी वाला 2 किस्म के बेलर हैं। उनकी जरा कॉस्ट बता दें क्या है, अगर वो भी सिस्टम में ऐड करना चाहें। देखें जी, अगर आप वो बेलर ऐड करना चाहें ना सिस्टम में, अगर आप 80 केजी वाला बेलर ऐड करना चाहते हैं, और आजकल जो बेलर की हमारे पास कॉस्ट आ रही है बाहर से, तुर्की का जो बेलर है वो आ रहा है तकरीबन 20-1 लाख रुपए का। 20 लाख में आप 80 केजी की जो बेल्स है वो आप बना सकते हैं। और अगर आप इसी बिजनेस को 1 टन वाली बेल्स की तरफ लेके जाएं, उसके लिए आपको एक काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा जो चाहिए, आपको एक्सपेंस चाहिए अपने उस बेलर को रन करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान में से यूज़ भी बेलर लें तो तकरीबन आपको कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बेलर यूज़ में मिलेगा 1 टन की बेल का। और उसके लिए फिर आपको खाली बेलर नहीं चाहिए, उसके लिए आपको टोटल उसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं वो चाहिए। बेल को स्टैक करना, लोडिंग करना, उसे मूव करना। पाकिस्तान से बड़े लार्ज स्केल पे साइलेज एक्सपोर्ट भी हो रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो इस क्वालिटी का साइलेज बनाते हैं कि एक्सपोर्ट को? बहुत सारे लोग बनाते हैं और इसमें मेजॉरिटी है जो नहीं बनाते। बहुत सारे लोग इस स्टैंडर्ड को करते हैं, बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड पे जाते हैं कि जो उनके स्टैंडर्ड बाहर से आते हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्हें देते हैं, और उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर मॉइस्चर लेवल और ड्राई मैटर हर चीज़ उसके इक्वल आती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में 10% सैलेज का काम हो रहा है तो सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो जिनकी क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए। मैं नहीं समझता कि कुछ 7% लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी को आप एक्सपोर्ट कभी नहीं कर सकते। जी उमर बशीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साइलेज एक ऐसा बिजनेस है जो आपको 2 से 2.5 साल में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस दिला सकता है, और उसके बाद मशीनों की लाइफ 20 से 30 साल तक है, यानी उसके बाद आपको ये मुनाफा ही मुनाफा दे सकती है।
कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में अब बात साइलेज से आगे जा चुकी है। टोटल मिक्स राशन मुख्तलिफ तहकीक के मुताबिक जानवरों की बेहतरीन ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करता है और उनकी पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ाता है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि टोटल मिक्स राशन यानी TMR क्या है और इसको अपने फार्म पर कैसे तैयार किया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। साइलेज के बाद रोड्स क्रॉस, अल्फाल्फा, लूसन वगैरह की हे भी अब लाइव स्टॉक फार्म की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। हे से न सिर्फ जानवरों का ड्राई मैटर आसानी से पूरा किया जा सकता है, बल्कि इसमें अच्छी खासी मिकदार में प्रोटीन, एनर्जी और दीगर अज्जा भी मौजूद होते हैं। हर बारीक तने वाले चारे को इतना खुश्क कर लें कि नमी 10% या इससे भी कम हो जाए। इसी खुश्क चारे को हे कहते हैं और इस हे को साल भर जानवरों को खिलाया जा सकता है, ये खराब नहीं होती। रोड्स ग्रास, लूसन और बरसीम ऐसे चारा जात हैं जिनकी बेहतरीन हे तैयार होती है। इनमें प्रोटीन की मिकदार 15% से ज्यादा होती है, हाजमियत भी 60% से जायद, जबकि इसका फाइबर भी काबिले हजम होता है। अच्छी किस्म की तैयार की गई हे से जानवरों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है, यानी 100 किलो के जानवर को 2.5 किलो खुश्क मवाद खिलाया जाता है। छोटे स्केल पर लाइव स्टॉक फार्मिंग करने वाले किसान और खास तौर पर भैंस फार्मर तूड़ी को ड्राई मैटर यानी खुश्क मवाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो बास औकात फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसमें जूद हजम मटीरियल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जानवर इसे हजम नहीं कर पाता और पेट फिलर के तौर पे ये काम करता है, मगर एनर्जी फ्राहम नहीं करता। आइए आपको तूड़ी के नुकसानात बताते हैं। तूड़ी को खुश्क मवाद या फाइबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर हमारे किसान इस हकीकत से नावाकिफ हैं कि तूड़ी में हाजमियत बहुत कम होती है, यानी इसमें टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स सिर्फ 25% होते हैं। तूड़ी में प्रोटीन सिर्फ 3% होती है, मगर हाजमियत कम होने की वजह से वो भी जानवर को दस्तयाब नहीं होती। इसलिए जानवर को तूड़ी की ज्यादा मिकदार डालना जानवर की पैदावारी सलाहियत को कम करता है। हम इस वक्त एक ऐसे फार्म पर मौजूद हैं जहां जानवरों की परवरिश टोटल मिक्स राशन पर की जा रही है और इस फार्म के मैनेजिंग डायरेक्टर फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि TMR का क्या फ़ायदा है और वो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। TMR के सबसे जो मेन फ़ायदा है वो इसमें यह है कि हमें बैलेंस डाइट जो है वो हम जानवरों को दे सकते हैं। जानवरों की ज़रूरत के मुताबिक, जो जानवरों की ज़रूरत है उसके मुताबिक न्यूट्रिशियस जो है वो चीज़ें फाइनल कर देता है कि ये चीज़ें हमने डालनी है। तो इसमें मेजर जो चीज़ है वो साइलेज है। उसके बाद इसमें मील्स आ जाते हैं, सोयाबीन मील है, कनोला मील है, बनोला मील है, उसके अलावा राइस पॉलिश है, मिनरल्स हैं, DCP है और उसके अलावा नमक है। जो चीज़ें भी हैं ज़रूरत के मुताबिक वो पूरी करते हैं बहुत जानवरों की हमसे। अच्छा, ये बताएं कि जो सब्ज़ चारा या साइलेज डालते हैं जानवरों को, क्या वो नहीं ये सारी चीज़ें जानवरों को खिला सकते? इस सब्ज़ चारे में तमाम ज़रूरतें पूरी होती नहीं है, उसमें कोई चीज़ ज़्यादा होगी या कम होगी। इसमें एक बैलेंस डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको फाइनल करता है, ज़रूरत के मुताबिक सारी चीज़ें उसमें डालते हैं हम। अच्छा, आप कितनी देर से, कितने अरसे से ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्म पे? उसके जो TMR में मुझे 1 साल हुआ अभी। उससे पहले मैं भी सब्ज़ चारा इस्तेमाल करता था, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं थे। कॉस्ट भी ज़्यादा थी, इसमें कॉस्ट भी अभी कम हो जाती है चीज़ों की, क्योंकि ज़्यादा कोई नहीं होती इसमें, कॉस्ट कम हो जाती है और रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। अच्छा, आमतौर पर समझा जाता है कि TMR जो है वो महंगा है, इसलिए फार्मर इस्तेमाल नहीं करते। तो आपके ख्याल में ये महंगा नहीं सस्ता है? TMR महंगा नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो इसमें वेस्टेज नहीं होगी, आपके दूसरे चारों में वेस्टेज हो जाती है जो आपको फार्मर को नज़र नहीं आ रही होती कि चीज़ें ज़्यादा कौन सी हो रही हैं। इसमें जो चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है वो आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन के लिहाज से भी, एनर्जी के लिहाज से। ये देखें ना कि चारा तो किसान के पास मौजूद है और साइलेज भी वो अपनी मकई से बना लेता है, लेकिन इसमें जो मील्स डलते हैं वो तो उसने बाजार से ही खरीदना है। तो इस हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये महंगा नहीं पड़ता? उसमें महंगा इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम जो ज़रूरत है वो डाल रहे हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रहा। जो जानवरों की ज़रूरत है, जितना वो दूध दे रहा है, फ़र्ज़ करें एक जानवर दूध दे रहा है 8 किलो, उसको हम जो एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा दे रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह जानवरों की जो ज़रूरत है, हमने जैसा ग्रुपिंग की हुई है, ये ग्रुप जो है लो यील्डर वाला है, ये हाई यील्डर वाला है, दोनों का फार्मूला डिफरेंट है। फार्मर डिफरेंट, उनकी ज़रूरत मुताबिक चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा नहीं होगा, सब चीज़ वेस्टेज है, वेस्टेज भी कंट्रोल हो जाती है।
अच्छा, ये उससे कॉस्ट नीचे आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दीगर किसान भी TMR इस्तेमाल करें तो अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं और दूध ज़्यादा ले सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, दूध भी बेहतर हो जाएगा, जानवरों की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आप जब सब्ज चारा इस्तेमाल करते थे उस वक्त और TMR के वक्त, दोनों में अगर कॉस्ट की बात करें तो किस वक्त आपकी कॉस्ट कम थी और दूध कितना बढ़ा है? देखिए, जो कॉस्ट मेरी अभी जो कम हुई है वो TMR पे ही कम हुई है, और उसका दूध का जो प्रोडक्शन कम से कम 20-25% का फ़र्क है उसमें, क्योंकि उसमें वेस्टेज नहीं हो रही, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं हो रही, और 24 घंटे में आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने चीज़ कितनी खिलाई है, दूध कितना दे रहा है जानवर आपको, उसमें किसी कमी क्या है, ज़्यादा किस चीज़ की है। अच्छा बताएं कि जानवरों की सेहत जो है वो TMR से बेहतर रहती है या सब्ज चारे से और साइलेज से? नहीं, जानवर देखिए जो साइलेज है वो तो TMR में भी इस्तेमाल हो रहा है ना। जानवरों की सेहत तब बेहतर रहेगी जब उसको बैलेंस डाइट मिलेगी, और बैलेंस डाइट उसको TMR से मिलनी है, सब्ज चारे से बैलेंस डाइट नहीं मिलती उसको। जी फयाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अगर आप भी फार्म के ऊपर TMR इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर आप अखराजात में कमी ला सकते हैं और जानवरों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। जदीद डेयरी फार्मिंग में टोटल मिक्स राशन यानी TMR का इस्तेमाल अब जरूरी समझा जाता है। इसके बगैर ना तो जानवरों की खुराक की जरूरत पूरी की जा सकती है और ना ही बड़े हर्ड को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप भी अपने फार्म पर TMR बनाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा डलते हैं और उसको कैसे आप बना सकते हैं। TMR की कैलकुलेशन हमेशा खुश्क मवाद की बुनियाद पर होती है। आमतौर पर जानवरों के कुल वजन के 2.5% के हिसाब से ड्राई मैटर दिया जाता है, यानी 100 किलो के जानवर को 2.5 किलो खुश्क मवाद दिया जाएगा। TMR में 4 मुख्तलिफ इकसाम की चीजें डलती हैं: खुश्क मवाद या फाइबर का सोर्स, प्रोटीन का सोर्स, एनर्जी का सोर्स और मिनरल्स वगैरह। इन चारों चीजों को जानवर के स्टेटस के हिसाब से फार्मूलेट किया जाता है और उससे टोटल मिक्स राशन बनता है। TMR की फार्मूलेशन हमेशा जानवरों की खुराक के माहिर से करवानी चाहिए। पाकिस्तान में मैकनाइज्ड साइलेज की बुनियाद 2011 में रखी गई, जब पहली दफा पाकिस्तान में 1 टन वाला बेलर और चॉपर इंपोर्ट हुआ। उसके बाद 2017-18 में 60 से 90 केजी वाली बेल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, जो आज छोटे फार्मर्स की पहुंच में है। 12 साल के मुख्तर अरसे में डेयरी कमर्शियल फार्मर 100% साइलेज पर शिफ्ट हो चुका है, जबकि छोटे किसान भी साइलेज इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। आइए साइलेज इस्तेमाल करने वाले चंद किसानों के पास चलते हैं। सब्ज चारे की निस्बत साइलेज जो होता है वो बेहतर होता है, जानवरों की ग्रोथ उससे बेहतर होती है, मतवाजन खुराक होती है, और अगर सबसे बेहतर इसमें देखा जाए प्रॉफिट के हवाले से तो इसमें लेबर कॉस्ट जो है वो बड़ी कम होती है। छोटे फार्मर्स होते हैं ना, वो TMR का इस्तेमाल तो नहीं कर पाते, हालांकि वो एक अच्छी खुराक है, लेकिन उसके अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर वो सब्ज़ चारे से बेहतर और TMR से थोड़ा कम साइलेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि साइलेज में अखराजात निस्बतन TMR के जो है ना वो कम आते हैं, और फिर इससे लेबर कास्ट में कमी आती है, और इसके मकई का दाना होता है उसकी वजह से जो जानवर खाता है उसकी ग्रोथ बेहतर होती है, दूध की पैदावार में भी इजाफा होता है, जानवर की गोश्त और उसकी सेहत बेहतर रहती है, उसके नताइज बेहतर आते हैं, जिससे किसान को फ़ायदा हासिल होता है। TMR एक मतवाज़न ग़िज़ा है जानवरों के लिए। इसमें जो है जानवरों की एनर्जी और प्रोटीन मुकम्मल होती है, और इसमें जानवरों के लिए ख़ास तौर पर इसका ड्राई मैटर पूरा होता है। इससे जानवर दूध ज़्यादा देता है, उसे खुराक को हज़म करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, और जानवर की बढ़ोतरी अच्छी होती है, जानवरों में गोश्त ज़्यादा पैदा होता है। क्योंकि TMR एक ऐसी चीज़ है जिससे जो आम किसान जो है, आम फार्मर जो है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइवस्टॉक फार्मिंग के 3 बड़े शोबे हैं, जिसमें डेयरी फार्मिंग, फीडलॉट फैटनी फार्मिंग और हिफर्स फार्मिंग। इन तीनों शोबों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है, जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए जब किसान सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी इन तीनों ग्रुप्स की न्यूट्रिशन को मैनेज नहीं किया जा सकता। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि फार्म के ऊपर TMR, साइलेज और हे का कम्बिनेशन बनाएं, ताकि आपके जानवरों को मुनासिब खुराक मिल सके। मुख्तर ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाज़रा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाज़ा पर बात करने के लिए। साइम साहब फरमाइएगा, सनफ्लावर जो है वो उसका चंद दिनों बाद सीजन शुरू हो जाएगा, तो क्या किसानों को ये काश्त करना चाहिए मकई की जगह? पंजाबी साहब, सनफ्लावर लाजमी काश्त करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सनफ्लावर के अंदर जो सा ऑयल परसेंटेज है वो मकई से बहुत ज़्यादा होती है, और सनफ्लावर की जो कि दुनिया बैन अवी मांग है उसमें इजाफा हो रहा है। जो हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इसकी कीमतों में 42% तक इजाफे की तवक्को है ग्लोबल प्राइस में। तो इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान को ये इम्पोर्ट नहीं होगी, हम दरामद नहीं कर सकेंगे, तो लोकल जो पैदावार होगी उसको बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी हमें एडिबल ऑयल का अपना जो बिल कम करना है, तो हमें मुतबादल जो उनसे ज़राए हैं उनकी जाना है, और सनफ्लावर तेल के लिए सबसे बेहतर है। इसमें 45% तक तेल होता है। साइम साहब, वो जो कैनोला वगैरह और सरसों लगाई थी किसानों ने, उसकी मार्केट तो बिल्कुल गिर चुकी है, 6-7 हज़ार रुपये मन पे बिक रही है, जो किसानों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। तो सनफ्लावर के साथ भी तो ऐसे ही होगा? बिन्यामिन साहब, ये रियासती नाअहली है। देखें, कैनोला, सरसों, राया, मकई, उनका कोई भी जो प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर के इस्तेमाल में, उसकी प्राइस में तो कोई कमी नहीं हुई। वो तो वैसे का वैसा मार्केट में रिटेल में महंगा है। इसका मतलब है कि रिटेल तो आपकी लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों की जो पैदावार है उसकी कीमत कम होती जा रही है। तो मीडिया कर जिसे कहते हैं, मिडल मैन कहते हैं, आड़ती, व्यापारी और मिलदार, जो कारखानादार है, बेसिकली ये माफिया बन चुका है और ये इस लूट मार का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। साइम साहब, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। दुनिया में तो जो किसान की प्रोड्यूसर्स हैं उसका मुनासिब उसको मुआवजा मिलता है। देखें, जहाँ पे रियासत और रियासती ओहदेदार एक्टिव हैं और वजूद रखते हैं और उसकी रेट इस्टेब्लिश है, वहाँ पर ये बात आपकी सही है कि ऐसे ही होता है। जहाँ पर रियासत के बिजी हो उन मकासद में जो कि आवाम से हटके रहो, तो वहाँ पर तो यही सूरत हाल पेश आती है जो इस वक्त हो रही है। क्योंकि साइम साहब, अमेरिका में तो ऐसे होता है कि किसान जब जस्टिफाई करता है कि उसको लॉस हुआ है, तो वो लॉस गवर्नमेंट की तरफ से पूरा कर दिया जाता है फार्मर का। सर, क्रॉप सारी इंश्योर्ड होती हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तरीकाकार है, इंडिया में इवन क्रॉप इंश्योर्ड है आपकी, और उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है, आपका सीड प्रोटेक्शन भी है, मतलब मल्टी लेवल प्रोटेक्शन उसमें शामिल है इंश्योरेंस के अंदर। हमारे भी तो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन अब फिर वो देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपने खादों में सब्सिडी के टोकन दिए। इस वक्त आप देख ले, शायद 4 या 5% किसानों को वो टोकन मिले हो, फायदा हुआ सब्सिडी का। बाकी सब के सब टोकन के खरीदार हैं, माफिया है, वो आपसे टोकन परचेज करता है। आपकी सब्सिडी टोकन में 500 रुपये है, वो कहता है जी 1000 रुपये है, जो भी सब्सिडी है वो आपसे 200-150 में टोकन लेता है। तो किसानों को तो फायदा नहीं हो रहा बेसिकली। असल में ना, पॉलिसी बनाना और पॉलिसी पे अमल दरामद करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम पॉलिसी बनाने में बहुत शेर हैं, हम बातें करने में बहुत आगे हैं, हम पेपर डॉक्यूमेंट करने में बहुत बेहतर हैं, लेकिन अमल दरामद में हम नदारत। पावर प्रेजेंटेशन भी हमारी बड़ी अच्छी होती है। साइम साहब, इस वक्त जो गंदम बुआई का सीजन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और जो पहला पानी है वो इस वक्त लग रहा है अक्सर इलाकों में। तो ये फरमा दें कि पहले पानी के साथ कौन कौन सी खादें ज़रूरी हैं जिससे पैदावार अच्छी आ सके? देखें, इस वक्त गंदम का ना पहला पानी भी कुछ लग रहा है और कुछ इलाकों में दूसरा पानी भी लगने वाला है। अब अगर आपने नीचे DAP या नाइट्रोफास या फास्फोरस का कोई भी सोर्स मुनासिब मकदार में दिया है, पहले पानी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त वो मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और साथ उसके वो बोरान वगैरह दें, जिंक लाजमी दें, उससे शगुफा साजी में मदद मिलेगी। और जो लोग दूसरा पानी लगा रहे हैं उनको चाहिए वो फास्फोरस, दूसरे पानी से मुराद है कि उनकी फसल जो 50-55 दिन की हो चुकी है, वो फास्फोरस दें वाटर सालुबल, उसमें नाइट्रोफास है वाटर सालुबल, उसमें MAP है 1261 है, उसमें यूरिया फास्फेट है, उसके साथ SOP दें, पोटेशियम सल्फेट जिसे कहते हैं, और साथ में अमोनियम सल्फेट दें। जी साहब, वफाकी हुकूमत ने खादों की बढ़ती हुई कीमत के ऊपर एक इजलास बुलाया है और बड़े सख्त इकदाम करने की हदायत की गई है। अब इस बात को 4-5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जो खाद की कीमतें हैं वो जूं की तूं हैं। क्या लगता है, वफाकी हुकूमत का इजलास भी बेसूद गया? सर, वो कॉफ़ी इजलास था, कॉफ़ी पी जाती है इसके अंदर और बिस्कुट खाए जाते हैं और गपशप मारी जाती है। देखिए, खाद का बहरान 2020 से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, जो ब्लैक मार्केटिंग का था। उससे पहले खाद की ब्लैक मार्केटिंग नहीं थी, और उसके बाद आज इसको 3 साल होने वाले हैं। इस बहरान के ऊपर कोई भी अदारा या हुकूमत इस पर काबू नहीं पा सकी। आपके हर एक्शन के बाद आपका बहरान मजीद संगीन हो जाता है। जनाब, आपको हज़ारों डीलर्स को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 बड़े डीलर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग अदारों के साथ मिलकर माफिया बने बैठे हैं, उनको पकड़ें, उनको जूते लगाएं, आपके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा, पैसे भी कम हो जाएंगी और सारी की सारी जो माफिया की गठ चोर है खुल के सामने आ जाएगी। जी साहब, दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है वो छोटे दुकानदार और छोटे डीलर्स के खिलाफ हो रही है, जबकि इसका जिम्मेदार बड़ा डीलर है जो बराह रास्त ज्यादा माल उठाता है फैक्ट्री में। साहब, इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं
कि नेक्स्ट वीक जो है वो मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान भर में। अस्सलाम वालेकुम साहब, फरमाइएगा। इस्लामाबाद और कोटवा रीजन में शदीद सर्दी होगी और बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकाम पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के अक्सर मकाम पर मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन कोयटा में बारिश होने का इम्कान है। पेशावर समेत KP के मालाकंड, हज़ारा और चित्राल वगैरह में बारिश हो सकती है, और जो साउथ KP है इसमें ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान बारिश का इम्कान है। जी सर, ये भी बता दें कि दर्जा हरारत कितना गिरने का इम्कान है? जी, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आने वाले वीक के दौरान मौसम ज़्यादा सर्द होगा। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सांसद फरमाइएगा, मौसम कैसा रहेगा ज़राअत के लिए? ज़राअत के लिए जी मौसम बहुत बेहतर रहेगा। जितनी भी आपकी फोग होती है या मौसम गिरता है तो गंदम की फसल शगुफ़ा साजी बहुत बेहतर करती है और पैदावार के लिए ज़रूरी है। और हमारी जो दूसरी एक जो एक्सपोर्ट की क्रॉप है, जो सिट्रस कहते हैं, उसमें भी इस कोड़े के बाद, पड़ने के बाद, ठंड के बाद ही मिठास पैदा होती है और उसका जो सा शुगर कंटेंट बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बेहतर है मौसम इस वक्त, और ये आइडियल मौसम है। जी साइम साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।